उत्साह और ऊर्जा से भरी इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो सच में बहुत ही खास है। मतलब अंदर तक झकझोर देने वाला विषय है आज का। बिल्कुल। और आज हम जिन दस्तावेजों और नोट्स पर बात करने वाले हैं वो कोई आम पन्ने नहीं है। हाँ, एकदम सही कहा। ये एक ऐसे मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर के निजी अनुभवों पर आधारित हैं जिन्होंने ऑश्विट्स और डचाऊ जैसे मतलब खौफनाक कंसंट्रेशन कैंप्स में एक कैदी के रूप में अपना समय बिताया। और देखिए, आज का हमारा जो जिसे हम मिशन कहते हैं वो उन बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं या आंकड़ों पर बात करना नहीं है। हाँ, क्योंकि उनके बारे में तो इतिहास की किताबों में पहले ही बहुत कुछ लिखा जा चुका है ना। बिल्कुल। आज की हमारी ये चर्चा इंसानी दिमाग की उस भूल भुलैया को समझने के बारे में है जो चरम और एकदम अमानवीय परिस्थितियों में काम करती है। मतलब ये इस बारे में है कि जब एक इंसान से उसका सब कुछ छिन जाता है, उसका नाम, उसका परिवार, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी, तब वो उस गहरे अंधेरे में भी जीने की वजह कैसे ढूंढता है। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये चर्चा आज के समय में कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि देखिए, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां मानसिक तनाव, डिप्रेशन और जीवन में एक अजीब सा खालीपन बहुत आम बात हो गई है, ये नोट्स हमें बहुत गहराई से सिखाते हैं कि मानसिक लचीलापन, जिसे हम रेजिलियंस कहते हैं, वो असल में क्या होता है। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक सर्वाइवल की कहानी नहीं है। एकदम नहीं। ये इंसानी अस्तित्व के सबसे बड़े सवाल से टकराती है कि जीवन का असली अर्थ क्या है और हम टूट जाने वाले वक्त में भी उसे कैसे पा सकते हैं। जरा सोचिए, आज हम किसी ऐसे बड़े हीरो या शहीद की कहानी नहीं सुन रहे हैं जिसके पास कोई जादुई ताकत थी। ये कहानी है कैदी नंबर 119104 की। एक ऐसा आम इंसान जो रेलनी की पटरियां बनाने के लिए कड़कड़ाती ठंड में जमीन खोद रहा था। सही बात है। एक ऐसा इंसान जिसकी लड़ाई किसी बड़े आदर्श के लिए नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक और दिन जिंदा रहने के लिए थी। एक और वो पानी जैसे सूप का प्याला पाने के लिए थी। तो इन नोट्स को पढ़ते हुए जो सबसे पहला भयानक अनुभव सामने आता है वो है कैंप में पहुंचने का सफर। वो सफर तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। 1500 लोग एक मालगाड़ी के डिब्बों में ठूसे हुए हैं। और हर डब्बे में 80 लोग। सांस लेने तक की जगह नहीं है, बैठने की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, और कई दिनों का ये दम घोंटू सफर। और फिर ट्रेन रुकती है। खिड़की से स्टेशन का बोर्ड दिखता है जिसपे लिखा था ऑश्विट्स। वो नाम जिसे सुनते ही यूरोप के हर इंसान के दिल की धड़कनें रुक जाती थीं। मौत का दूसरा नाम। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया होती है वो बहुत ही हैरान करने वाली है। कोई भी सोच सकता है कि ऑश्विट्स का नाम सुनते ही लोग तुरंत हार मान लेंगे या पैनिक कर जाएंगे, है ना? मतलब एकदम खौफ में आ जाएंगे। हाँ, लेकिन दिमाग इस भयानक झटके को एक अलग ही तरह से प्रोसेस करता है। मनोविज्ञान में इसे डिल्यूजन ऑफ रिप्यू कहा गया है। डिल्यूजन ऑफ रिप्रू यानी एक तरह का भ्रम। सही कहा। इसका मतलब है कि मौत के बिल्कुल सामने खड़ा इंसान भी आखिरी पल तक ये उम्मीद करता है कि शायद कोई चमत्कार हो जाएगा। जैसे जैसे जिन्हें फांसी की सजा मिलती है, वो भी आखिरी सेकंड तक यही सोचते हैं कि शायद उन्हें माफी मिल जाए। एकदम सटीक उदाहरण है ये। जब ये कैदी उस स्टेशन पर उतरे तो उन्हें जो पुराने कैदी दिखे वो थोड़ी स्वस्थ लग रहे थे, उनका बर्ताव सामान्य लग रहा था। तो इन नए कैदियों के दिमाग ने तुरंत ये उम्मीद पकड़ ली कि हालात शायद इतने बुरे नहीं हैं। हाँ, ये दिमाग का खुद को उस खौफनाक सच्चाई के सदमे से बचाने का एक डिफेंस मैकेनिज्म था। लेकिन वो उम्मीद बहुत जल्दी टूट गई। इन नोट्स में एक बहुत ही खौफनाक घटना का जिक्र है जिसे उंगली का खेल कहा जा सकता है। हाँ, वो छटनी वाली घटना। बिल्कुल। कैदियों की लाइन लगी थी और उनके सामने नाजी सेना का एक लंबा चौड़ा एसएस ऑफिसर खड़ा था। एसएस यानी नाजी जर्मनी की वो खूंखार फोर्स जो इन कैंप्स को चलाती थी। वो ऑफिसर बस शांति से खड़ा था और अपनी उंगली से इशारा कर रहा था दाएं बाएं। उस वक्त किसी भी कैदी को नहीं पता था कि उस एक छोटी सी हरकत का मतलब क्या है। और सच्चाई कितनी भयानक थी। बहुत भयानक। बाद में पता चला कि दाएं जाने का मतलब था कि आप मजदूरी करने लायक हैं और बाएं जाने का मतलब था सीधा गैस चेंबर, यानी उसी दिन मौत। मैं कहूंगी कि ये इंसानी जिंदगी की कीमत को बस एक इशारे में बदल देने का सबसे क्रूर उदाहरण था। इस छटनी में लेखक खुद दाएं तरफ भेजे गए और जब उनका सारा सामान छीना जा रहा था तो उन्होंने अपनी एक वैज्ञानिक पांडुलिपि, जो उनकी जिंदगी भर की रिसर्च और मेहनत थी, उसे बचाने की बहुत मिन्नतें की।
लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? सिर्फ गालियां और मार। हाँ, उनके कपड़े, बाल, जूते सब छिन गए। इंसानों को सिर्फ उनकी चमड़ी पर गुदे हुए एक नंबर में बदल दिया गया। और सोचिए, जब इंसान से उसका नाम, उसका पेशा, उसकी पहचान और यहाँ तक कि उसके शरीर के बाल भी छीन लिए जाते हैं, तो उसके पास क्या बचता है? कुछ भी नहीं। बचती है सिर्फ एक नंगी जिंदगी। उसका अपने अतीत से कोई नाता नहीं रह जाता। लेकिन इस भयानक झटके और सब कुछ खो देने के बाद दिमाग एक और अजीब सी अवस्था में चला जाता है। एक अजीब सी जिज्ञासा पैदा होती है ना? बिल्कुल। इंसान खुद को अपने ही हालात से अलग करके देखने लगता है, जैसे वो बाहर से खुद को ऑब्जर्व कर रहा हो कि क्या मैं इस ठंडी हवा में गीले बदन के साथ बच पाऊंगा? आगे क्या होगा? ये डिटैचमेंट, ये जो खुद से अलग होने की भावना है, ये भी उस शौक से निपटने का एक तरीका है, ताकि इंसान पागलपन का शिकार ना हो जाए। सही बात है। और इसी भयानक माहौल में शरीर कुछ ऐसे रूप दिखाता है जो सच में मेडिकल साइंस के नियमों को ही गलत साबित कर देते हैं। हाँ, वो शारीरिक क्षमता वाले हिस्से बहुत हैरान करते हैं। हम हमेशा पढ़ते हैं कि इंसान बिना पर्याप्त नींद के जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन इन नोट्स में लिखा है कि वहां एक छोटे से लकड़ी के तख्ते पर 9 लोग एक दूसरे से चिपक कर सोते थे और उन्हें उसी में नींद भी आती थी। और सिर्फ नींद ही नहीं, लोग महीनों तक दांत साफ नहीं कर पाते थे। शरीर में विटामिन की भारी कमी थी, फिर भी उनके मसूड़े पहले से ज्यादा स्वस्थ थे। कमाल की बात है। कड़कड़ाती ठंड में बस एक पतली सी शर्ट पहन के बर्फीली मिट्टी में काम करते थे। हाथ धोए हफ्तों बीत जाते थे, फिर भी घाव जल्दी खराब नहीं होते थे। ये पढ़कर ऐसा लगता है कि इंसान का शरीर सच में कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है। शरीर की अद्भुत क्षमता। लेकिन यहाँ से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। शरीर तो खुद को ढाल लेता है, लेकिन जब इंसान रोज अपने सामने मौत देखता है, रोज लोगों को तड़पते और मरते देखता है, तो उसके दिमाग और भावनाओं पर क्या असर पड़ता है? वो दूसरी मानसिक अवस्था में चले जाते हैं। हाँ, ऐसे माहौल में इंसान की भावनाएं धीरे धीरे मरना शुरू हो जाती हैं। इसे मानसिक सुन्नता या एपैथी कहते हैं। एपैथी यानी एकदम शून्य हो जाना। बिल्कुल। जब मौत, दुख और लाशें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएं, तो इंसान का दिल सुन्न हो जाता है। अगर कोई हर मौत पर दुखी होगा, तो वो वहां एक हफ्ता भी जिंदा नहीं रह पाएगा। ये सुन्नता असल में एक ढाल है। ये सुनता कितनी गहरी और खौफनाक हो सकती है। इसके कुछ उदाहरण इन डायरियों में दर्ज हैं जो सच में रातों की नींद उड़ा सकते हैं। वो बच्चे वाला वाकया बहुत दर्दनाक है। हाँ, एक जगह एक 12 साल के बच्चे का जिक्र है जिसे घंटों बर्फ में खड़ा रखा गया था। उसके पैरों की उंगलियां बर्फ से काली हो चुकी थी, फ्रॉस्ट बाइट हो गया था। सुनकर ही सिहरन होती है। कैंप का डॉक्टर चिमटी से उसकी सड़ी हुई उंगलियां एक एक करके निकाल रहा था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि आसपास खड़े कैदियों को कोई घिन, कोई डर या कोई दुख महसूस ही नहीं हो रहा था। वो बस खाली आंखों से देख रहे थे। ये उसी ढाल का असर था जो उन्हें पागल होने से बचा रही थी। एक और वाकया है जो इससे भी ज्यादा सुनकर देने वाला है। लेखक बताते हैं कि एक कैदी की मौत हो जाती है और उसकी लाश के ठंडे होने से पहले ही बाकी कैदी बेपरवाह होकर उस लाश के पास आते हैं। बिल्कुल। कोई उसके जूते उतार लेता है, कोई उसका फटा हुआ कोट पहन लेता और एक तो उसके बचे हुए खाने की प्लेट भी ले जाता है। और लेखक खुद अपने बारे में लिखते हैं कि वो अपनी जगह पर बैठकर गर्म सूप पी रहे थे, तभी खिड़की के बाहर एक लाश को घसीट कर ले जाया जा रहा था। उस लाश की खुली आंखें उन्हें घूर रही थी और वो बिना किसी भाव के, बिना पलक झपकाए बस अपना सूप पीते रहे। ये सुन्नता ही उन्हें उस नरक में जिंदा रखे हुए थी। लेकिन इस शारीरिक और मानसिक यातना के बीच एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। मार खाने वाला हिस्सा। हाँ, इन कैदियों के लिए मार खाना तो रोज की बात थी, लेकिन उस डंडे की मार से भी ज्यादा तकलीफ क्या देते थी? वो थी उसके साथ मिलने वाली बेइज्जती। सही कहा। इंसान का शरीर मार का आदी हो सकता है, लेकिन बिना वजह की बेइज्जती सीधे आत्मा पर चोट करती है। ये बात इन नोट्स में बहुत ही स्पष्ट तरीके से उभर कर आती है। हाँ, एक घटना का जिक्र है जब लेखक बर्फ में रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे थे। वो बस एक पल के लिए सांस लेने रुके, तभी एक गार्ड ने उन्हें देखा। और उस गार्ड ने उन्हें कामचोर समझकर मारा नहीं, गालियां नहीं दी, बल्कि एक पत्थर उठाकर उन पर ऐसे फेंका जैसे किसी जानवर का ध्यान खींचने के लिए पत्थर मारा जाता है। उस गार्ड की नज़र में उस कैदी की इतनी हैसियत भी नहीं थी कि उसे सजा दी जाए या उससे बात की जाए। मैं सोचती हूँ कि ये उस अमानवीयकरण का सबसे निचला स्तर था, जहाँ आपको इंसान ही माना नहीं जा रहा है। एक और घटना है जब एक फोरमैन लेखक को सुअर कहता है और ताना मारता है कि उसने जिंदगी में कभी मेहनत का काम नहीं किया होगा। जबकि लेखक, जो बाहर की दुनिया में एक सम्मानित डॉक्टर थे,
उनके लिए ये बिना वजह का अपमान शारीरिक मार से कहीं ज्यादा दर्दनाक था। तो जब इंसान के साथ ऐसा जानवरों जैसा सुलूक होता है, जब उसकी सारी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ एक और दिन बचने में लग जाती है, तो दिमाग रिग्रेशन की स्थिति में चला जाता है। रिग्रेशन का मतलब है कि इंसान की सोच, उसकी भावनाएं और उसकी ज़रूरतें आदिम या बहुत ही बुनियादी स्तर पर लौट आती हैं। मतलब सारे ऊंचे विचार पीछे छूट जाते हैं। बिल्कुल, दर्शन, राजनीति, समाज, ये सब खत्म हो जाते हैं और वो सिर्फ बुनियादी ज़रूरतों के बारे में सोचने लगता है। और कैंप में वो बुनियादी जरूरत सिर्फ एक थी, खाना। खाने के प्रति लोगों का जुनून इस कदर था कि वे सोते जागते सिर्फ रोटी, केक और गर्म पानी से नहाने के सपने देखते थे। जब भी थोड़ा वक्त मिलता, ये भूख से मरते हुए लोग आपस में खाने की रेसिपीज और मेन्यू डिस्कस करते थे। मुझे वो रोटी के टुकड़े वाली बहस ने बहुत हैरान किया। वो बहस सच में बहुत कुछ बताती है। दिन में मिलने वाली एक छोटी सी रोटी को लेकर कैदियों में लंबी बहसें होती थीं। एक ग्रुप का मानना था कि पूरी रोटी एक ही बार में खा लेनी चाहिए, ताकि कम से कम एक पल के लिए तो भूख मिटे और कोई उसे चुरा ना सके। ये उस खौफनाक माहौल का सीधा नतीजा था, जहां अगले पल का कोई भरोसा ही नहीं था। और दूसरा ग्रुप कहता था कि उसे थोड़ा थोड़ा करके खाओ। लेखक खुद इसी ग्रुप में थे। वो उस छोटी सी रोटी को अपनी जेब में रखते, ठंडे हाथों से उसे सहलाते और बस थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खाते। सोचिए, एक रोटी के टुकड़े को कैसे खाना है, ये उनके पूरे दिन का सबसे बड़ा फैसला बन गया था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इंसान सिर्फ शरीर और उसकी भूख तक ही सीमित है? अगर ऐसा है तो इतने जुल्म के बाद किसी को भी इंसान नहीं बचना चाहिए था। यहीं से हम इंसान के अस्तित्व की एक और गहराई में उतरते हैं, उसकी अंदरूनी दुनिया। बिल्कुल, जब बाहर की दुनिया में सब कुछ छिन जाता है, जब बाहर सिर्फ मौत और बर्फ होती है, तब इंसान अपनी अंदर की दुनिया में पनाह लेता है। वो अपनी यादों, अपनी कल्पनाओं और प्यार के जरिए उस नर्क में भी जिंदा रहने की ताकत खोज लेता है। इन नोट्स का ये हिस्सा पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। कड़कड़ाती ठंड है, बर्फ गिर रही है, लेखक के पैरों में जूते नहीं हैं। वो जमी हुई जमीन को कुदाल से खोद रहे हैं और पास खड़ा गार्ड उन्हें भद्दी गालियां दे रहा है। लेकिन उनका दिमाग उस नर्क में है ही नहीं। उनका दिमाग अपनी पत्नी की छवि के पास पहुंच चुका है। वो मन ही मन अपनी पत्नी की मुस्कुराहट देख रहे हैं, उसकी आवाज सुन रहे हैं, वो उससे बातें कर रहे हैं और वो छवि उन्हें जवाब दे रही है। ये कोई साधारण कल्पना नहीं थी, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान की सबसे गहरी सच्चाई का प्रकटीकरण था। लेखक को उस घोर अंधकार में ये महान सत्य समझ में आया कि प्यार ही वो अंतिम और सबसे ऊंची मंजिल है जिसे कोई भी इंसान पा सकता है। प्यार सिर्फ एक शारीरिक उपस्थिति या दो शरीरों के होने तक सीमित नहीं है। प्यार आत्मा में बसता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि लेखक को ये तक नहीं पता था कि उनकी पत्नी जिंदा भी है या नहीं। लेकिन उस पल इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका प्यार, उनकी यादें इतनी मजबूत थीं कि उसी ने उन्हें अंदर से टूटने नहीं दिया। ये सच में अकल्पनीय लगता है। इतने दर्द के बीच जहां इंसान एक रोटी के लिए लड़ रहा हो, वहां अपनी अंदरूनी दुनिया में ऐसा सुकून ढूंढ लेना एक चमत्कार से कम नहीं है। और सिर्फ प्यार ही नहीं, उन्होंने उस जगह पर कला और प्रकृति की सुंदरता को भी महसूस किया। ये बात मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी। वो सूर्यास्त वाला किस्सा? हाँ, एक दिन शाम को सब थके हारे, भूख से तड़पते हुए झोपड़ी के फर्श पर बैठे थे। तभी एक कैदी दौड़ता हुआ आता है और सबसे कहता है कि जल्दी बाहर आओ और सूर्यास्त देखो। वो सब बाहर की जमा देने वाली ठंड में खड़े होकर ढलते हुए सूरज की रोशनी और बादलों के बदलते रंगों को निहारते हैं। और उस नर्क में खड़े होकर एक कैदी धीरे से कहता है, दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है। ये घटना साबित करती है कि इंसान की आत्मा को पूरी तरह से नहीं कुचला जा सकता। उसे सुंदरता देखने की प्यास होती है। और हास्य की भी। मुझे उस डबल सूप वाले इटालियन कैदी का किस्सा बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, वो भी क्या पल रहा होगा। लंच ब्रेक में जब सब थके हुए थे, एक इटालियन कैदी एक उल्टे रखे टब पर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से इटालियन गाने गाने लगता है। उस भयानक जगह में जहां सिर्फ रोने की आवाजें आनी चाहिए थी, वो गा रहा था। और उसे इनाम में क्या मिला? डबल सूप, वो भी बर्तन के एकदम नीचे से, जिसमें मटर के कुछ दाने भी थे। हास्य उस माहौल में अपनी आत्मा को बचाने का, खुद को इंसान बनाए रखने का एक बहुत बड़ा हथियार था। यहाँ लेखक ने दुख और खुशी को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक एनालॉजी इस्तेमाल की है। उन्होंने दुख की तुलना गैस से की है। गैस से?
वो कैसे? जैसे अगर आप किसी कमरे में थोड़ी सी भी गैस छोड़ दें तो वो पूरे कमरे में फैल जाती है, चाहे कमरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। बिल्कुल वैसे ही दुख भी इंसान की आत्मा और दिमाग के हर कोने में पूरी तरह फैल जाता है, चाहे वो दुख बड़ा हो या छोटा। बहुत ही गहरी बात है, लेकिन इसका एक उल्टा असर भी होता है। जब दुख हर जगह गैस की तरह भरा हो तो थोड़ी सी खुशी भी बहुत बड़ी बन जाती है। हाँ, ये बात मुझे डचाओ कैंप वाले वाक़ये से समझ आई। जब इन कैदियों को ऑश्विट्ज से डचाओ कैंप भेजा जा रहा था तो उन्हें पक्का यकीन था कि उन्हें किसी नए गैस चेंबर वाले कैंप में भेजा जा रहा है। पूरी रात वो खौफ में थे। लेकिन जब वो डचाओ पहुंचे और उन्हें पता चला कि इस कैंप में कोई चिमनी नहीं है, कोई गैस चेंबर नहीं है, तो वो खुशी से पागल हो गए। सारी रात ठंड और बारिश में बाहर खड़े रहने के बाद भी वो हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। उन्हें ठंड या भूख से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां चिमनी नहीं थी। एक आम इंसान के लिए चिमनी का ना होना कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन उनके लिए ये उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी नेमत थी। इसे ही कहते हैं परिप्रेक्ष्य का बदलना। अब एक और अहम मोड़ पर आते, किस्मत और चुनाव का द्वंद्व। कैंप के अंदर कैदी कोई भी फैसला लेने से डरते थे। उनका मानना था कि जो हो रहा है वो किस्मत है और हमें उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसे पल भी आते हैं जहां इंसान को चुनाव करना ही पड़ता है। हाँ, इन नोट्स में उस दुविधा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन है। जब लेखक को भागने का मौका मिला था, बाहर से सेनाएं पास आ रही थीं और कैंप में अफरा तफरी मची थी। लेखक ने अपने एक साथी के साथ भागने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन जब वो अपने एक बीमार देशवासी दोस्त के पास गए जो लगभग मरने की हालत में था, तो उस दोस्त ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी उदास आंखों ने लेखक को रोक लिया। और फिर उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। लेखक ने अचानक फैसला किया कि वो किस्मत के सहारे नहीं भागेंगे, वो खुद अपना चुनाव करेंगे। उन्होंने अपने दोस्त के साथ रुकने का फैसला किया और जैसे ही उन्होंने भागने का प्लान छोड़ा, उनके मन में एक ऐसी असीम शांति छा गई जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली क्षण है। इसी संदर्भ में लेखक ने तेहरान वाली मौत की कहानी का जिक्र किया है, जो किस्मत और इंसान के भागने की फितरत को बहुत खूबी से दर्शाती है। वो फारस वाली पुरानी कहानी? हाँ, फारस की एक पुरानी कहानी है जहां एक अमीर आदमी का नौकर मौत को देखकर डर जाता है। वह अपने मालिक का सबसे तेज घोड़ा मांगता है और तेहरान भाग जाता है ताकि मौत उसे ना पकड़ सके। और फिर मालिक की मौत से मुलाकात होती है। बिल्कुल। बाद में जब मालिक मौत से मिलता है और पूछता है कि उसने नौकर को क्यों डराया, तो मौत कहती है, मैंने उसे डराया नहीं, मैं तो बस हैरान थी कि वो अभी यहाँ मेरे सामने क्या कर रहा है, जबकि आज रात मुझे उससे तेहरान में मिलना था। ये कहानी उस कैंप की मानसिकता को दिखाती है कि किस्मत से भागकर इंसान अक्सर मौत के मुंह में ही जा गिरता है। इन सब के बीच जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती थी वो थी जीने का क्यों। यही पूरे नोट्स का सबसे अहम दार्शनिक बिंदु है। यहाँ नीचे का वो मशहूर कोट बिल्कुल सटीक बैठता है, जिसके पास जीने का क्यों है वो कैसे भी जी सकता है। जिन कैदियों के पास भविष्य का कोई लक्ष्य था, कोई ऐसा काम जो अधूरा था, या कोई ऐसा इंसान जो उनका इंतजार कर रहा था, उनके उस नर्क से जिंदा बाहर आने की संभावना बहुत ज्यादा थी। लेकिन जिसने उम्मीद छोड़ दी, उसका शरीर भी तुरंत हार मान लेता था। इसका एक बहुत ही खौफनाक मेडिकल उदाहरण इन दस्तावेजों में है। वो क्रिसमस वाला वाक्य। हाँ, एक कैदी को कहीं से ये उम्मीद बन गई थी कि वो क्रिसमस तक आजाद होकर अपने घर चला जाएगा। उसने इस उम्मीद को सच मान लिया था। लेकिन जैसे जैसे क्रिसमस पास आया और कैंप में कोई बदलाव नहीं दिखा, वो अंदर से टूटने लगा। और क्रिसमस के ठीक बाद वो मर गया। उसकी मौत टाइफस से हुई थी। टाइफस एक भयानक संक्रामक बीमारी थी जो कैंप की गंदगी और जुओं के कारण फैलती थी। लेकिन असल में उसे टाइफस से नहीं मारा था। बिल्कुल, वो बीमारी से नहीं मारा था। उम्मीद के टूटने से उसका नर्वस सिस्टम और उसकी इम्यूनिटी पूरी तरह से क्रैश कर गई। जब दिमाग ने हार मान ली तो शरीर ने भी उस टाइफस के इन्फेक्शन से लड़ने से इनकार कर दिया। उम्मीद टूटना ही उसकी मौत का असली कारण था। और फिर सालों की इस यातना के बाद वो दिन आया जिसका कोई भी कैदी सपने में भी इंतजार नहीं कर पा रहा था। आजादी का दिन। जब बाहर से सेनाओं ने कैंप को अपने कब्जे में लिया और गेट खुले, कोई चीख पुकार नहीं थी, कोई जश्न नहीं था। बस कैंप के ऊपर एक सफेद झंडा लहरा रहा था। कल तक जो गार्ड्स बात बात पर डंडे मारते थे, आज वो कैदियों को सिगरेट ऑफर कर रहे थे। कैदी लंगड़ाते हुए अविश्वास में कैंप से बाहर निकले। उन्होंने खुले मैदान देखे, फूल देखे, आसमान देखा, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। कोई खुशी नहीं थी। इसे मनोविज्ञान की भाषा में डीपर्सनलाइजेशन कहते हैं। डीपर्सनलाइजेशन। हाँ, जब इंसान इतने लंबे समय तक भयानक दुख, तनाव और मानसिक सुन्नता में रहता है,
तो वो एकदम से खुश नहीं हो पाता। उसकी भावनाएं पूरी तरह से जम चुकी होती हैं। उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है, क्योंकि कैंप में भी उसने आज़ादी के सपने देखे थे जो सुबह उठते ही टूट जाते थे। उसे असलियत पर यकीन ही नहीं होता। उसे इस नई दुनिया में दोबारा खुशी महसूस करना सीखना पड़ता है। जैसे फ्रॉस्टबाइट से जमे हुए अंगों को एकदम से आग के पास नहीं रखा जाता, उन्हें धीरे धीरे पिघलाया जाता है, वैसे ही उनकी भावनाओं को वापस आने में लंबा समय लगा। और वो भावनाएं पिघलने की प्रक्रिया तब शुरू हुई जब एक दिन लेखक कैंप से दूर एक खुले फूलों के मैदान में अकेले चल रहे थे। मीलों तक कोई नहीं था, बस खुला आसमान और चिड़ियों की आवाज थी। वो बहुत ही खूबसूरत पल था। हाँ, तब वो अचानक घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और आसमान की तरफ देखकर उनके मुंह से निकला, मैं अपनी तंग कैद से प्रभु को पुकारता हूँ। और उन्होंने मुझे खुले गगन में जवाब दिया। ये वो पवित्र पल था जब उनकी भावनाएं लौटीं और उनकी नई जिंदगी असल में शुरू हुई। ये पल इस बात का प्रमाण है कि इंसान की आत्मा को चोट पहुंचाई जा सकती है, उसे दबाया जा सकता है, लेकिन उससे पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। वो राख से फिर से उठने की ताकत रखती है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इन डायरियों और नोट्स से हमें क्या समझ आता है? इतनी लंबी और दर्दनाक कहानी से मिली सबसे बड़ी सीख यही है कि हालात कितने भी खौफनाक क्यों ना हों, कोई हमारी बाहरी आज़ादी भले ही पूरी तरह से छीन ले, हमें जंजीरों में बांध दे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में हम कैसा बर्ताव करेंगे, हम कैसी प्रतिक्रिया देंगे, ये चुनने की हमारी अंदरूनी आज़ादी हमसे कोई नहीं छीन सकता। और मैं कहूंगी कि ये बात हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हम में से शायद कोई भी कभी ऐसे कैंप की कल्पना भी न कर सके, लेकिन हमारी अपनी जिंदगी में भी अपने तरह के दर्द हैं, डिप्रेशन है, तनाव है, गहरे दुख हैं। बिल्कुल। याद रखें कि हमारे जीने का क्यों क्या है, चाहे वो हमारा काम हो, हमारी कला हो, हमारा परिवार हो या कोई ऐसा लक्ष्य जो सिर्फ हमें पूरा करना है, तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आज के इस सफर को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो सोचने पर मजबूर कर देगा। हाँ, बताइए। हमने इन नोट्स में सुना कि दुख एक गैस की तरह है जो दिमाग के हर कोने को भर देता है, चाहे वो दुख कितना भी छोटा क्यों ना हो। लेकिन जरा सोचने वाली बात है, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों और कृतज्ञता पर ध्यान दें तो वो खुशियां भी उस गैस की तरह फैलकर हमारे पूरे अस्तित्व को, हमारी पूरी आत्मा को रोशन कर सकती हैं? ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। ये नजरिया चुनना, ये चुनाव करना पूरी तरह हमारे अपने हाथों में है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा से विदा लेते हैं। उम्मीद है इन दस्तावेजों से निकले इस ज्ञान ने जीवन को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया होगा। हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और अपनी उस अंदरूनी आज़ादी को कभी मत भूलिएगा।